गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था भी जो हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें 4 ग्रुप होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जो एस ब्लॉक है उसकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन थी उसके बारे में, एस ब्लॉक किसे कहते हैं और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। आज बेटे हम करेंगे जो पी ब्लॉक एलिमेंट है क्या होता है, उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन और जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। तो जैसे बेटा नाम से पता चल रहा है पी ब्लॉक, तो हम ये कहेंगे भी ऐसे एलिमेंट्स जिनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जो पी ऑर्बिटल होता है उसकी आउटर मोस्ट शेल में जाते हैं। दोबारा बताऊंगा भी जो कोई भी एलिमेंट है जिसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो पी ऑर्बिटल होता है आउटर मोस्ट शेल का उसमें एंटर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या रहेगा, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पी ऑर्बिटल ऑफ देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। जो एनर्जी लेवल है उसका जो आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल है उसमें बेटे वो क्या करता है, एंटर करता है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट का नाम देते हैं। तो अपने पास जो भी एलिमेंट होंगे जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटे कहां पर होगा, पी ऑर्बिटल में, हम ये कहेंगे भी ये बिलोंग करता है किससे, पी ब्लॉक से। तो अब हम ये बताते हैं भी जो एलिमेंट्स है बेटा 13th ग्रुप से लेके 18th ग्रुप तक वो क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक कहलाते हैं। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें हमने देखा भी 18 ग्रुप्स हैं और बेटे 7 पीरियड है, तो वहां जो फर्स्ट और सेकंड है वो क्या था बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे, और जो 13 to 18 है वो क्या कहलाएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे, और इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा, पी ऑर्बिटल में। फिर बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बेटा वो है NS2 NP126। इसमें जो n की वैल्यू है वो क्या है बेटा, प्रिंसिपल सेल है, और इसमें जो n की वैल्यू है वो 1 2 3 अप टू n तक लेंगे। वो हम देखेंगे भी हमारे पास जो p की वैल्यू है वो 1 के लिए एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो हमें पता है भी जब हम 1 लेंगे n की वैल्यू तो 1s2 तो बन जाएगा, पर 1p एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारे पास क्या होगा, फिर हम 2 लेंगे। तो जो हमारे पास 2 लेंगे तो ये 2 लेने पे बेटे क्या बनेगा आपका 2s2 2p126। तो ये हमारे पास क्या है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग रहेगी कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये भी आपके पास जो 13 to 18 एलिमेंट होंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से राइट डाउन की जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं भी 13 में जो फर्स्ट है वो बोरॉन है, 14 में आप देखते हैं कार्बन आ जाएगा, 15 में नाइट्रोजन, 16 में ऑक्सीजन, 17 में फ्लोरीन, और 18 में बेटा क्या आएगा, नियोन। एटॉमिक नंबर इसका है 5 6 7 8 9 और 10। तो जब आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जैसे कि इसकी देखिए 1s2 2s2 2p1, तो देखिए बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, पी ऑर्बिटल में गया। इसी प्रकार से मान लीजिए हम नियोन की लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p6, तो यहां भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे गया, पी ऑर्बिटल के अंदर गया। तो इस तरह के जो एलिमेंट हो गए उन्हें हम क्या कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा नाम देंगे। इसके बाद आ जाते हैं इनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट है बेटा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। भी जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका जो कैरेक्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट से थोड़ा बेटा डिफरेंट रहेगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम ये कहें तो फर्स्ट पॉइंट में देखो क्या होता है, दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। ये हमेशा क्या करेंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे बेटे, जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है वो करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ, और ये कोवलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे। सेकंड पॉइंट बेटा जो कैरेक्टरिस्टिक्स का रहेगा, दे हैव
relatively high ionization enthalpy as compared to S block elements। जो S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है बेटा वो हाई होती है, बिकॉज जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो जो शेल है बेटा वो चेंज नहीं होते, बट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होते जाते हैं, जिससे जो अट्रैक्शन है वो बढ़ती जाती है। तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए लार्ज अमाउंट में जो एनर्जी है वो देनी पड़ेगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो पी ब्लॉक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो एस ब्लॉक से क्या होती है, ज्यादा होती है। तीसरा पॉइंट आप इसमें क्या ले सकते हैं, इसमें आप ये थर्ड पॉइंट में कहेंगे भी दे इंक्लूड बोथ, दे इंक्लूड बोथ मेटल as well as non-metal, because जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो मेटालिक करैक्टर है वो इंक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होगा बेटा, और जो नॉन मेटालिक करैक्टर है वो इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज फ्रॉम गोइंग left to right metallic character decreases and non-metallic character इंक्रीजेस। भी जो मेटालिक करैक्टर है वो डिक्रीज होता है, जो नॉन मेटालिक करैक्टर है वो इंक्रीज होता है इसके अंदर। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट में देखो बेटा कह सकते हो कि सम ऑफ the elements show more than one oxidation state। भी कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा शो करते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा इसमें most of the p group elements show, जो मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट है बेटा वो क्या करते हैं, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल का बिहेवियर शो करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट शो बोथ मेटल एंड non-metal behavior, so it is called मेटलॉइड्स। उनको हम क्या नाम देंगे, मेटलॉइड्स का नाम देंगे, जो बोथ करैक्टर शो करते हैं, मेटालिक भी एज वेल एज नॉन मेटालिक भी। तो इसके लिए आप एग्जांपल की अगर बात करें, हम देखेंगे जो पीरियोडिक टेबल है बेटा उसमें एक जिगजैग लाइन बनी हुई है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो उस बॉर्डर लाइन पे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें मेटलॉइड्स कहा जाता है, क्योंकि वो दोनों तरह के क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। तो एग्जांपल में जैसे अपने पास है एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, तो ये क्या रहेंगे, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे बेटे किसके, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको हम क्या कहेंगे, द एलिमेंट्स
in which the last electron, the elements in which the last electron enters the d orbital of outermost shell is called d block एलिमेंट्स। इन्हें हम क्या नाम देंगे बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देंगे, क्योंकि यहां पर जो आउटर मोस्ट शेल है डी ऑर्बिटल की, उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एंटर करेगा। अब आ जाती है बात द एलिमेंट्स, ये कह दीजिए इन दिस थर्ड टू 12th group is D block एलिमेंट। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो अपना सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, उससे लेके जो 12th ग्रुप है, उनके बीच में बेटा जो एलिमेंट्स आते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। फिर बात करते हैं इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन की। जनरल कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 to 10 ns2। ये बेटा क्या रहेगी? इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। देखिए जो हम बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन बेटा जाता है डी ऑर्बिटल की जो आउटर मोस्ट शेल है, उसको हम क्या कहते हैं? पेनल्टीमेट शेल भी कहते हैं। मतलब जो लास्ट शेल है उसको हम क्या नाम देते हैं? पेनल्टीमेट शेल का नाम भी देते हैं बेटे। इसमें जो शेल आएगी उसमें जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डी ब्लॉक कहेंगे। अब आप देख रहे हैं ये अपने पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इसमें आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिए इफ n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 पे ये एग्जिस्ट नहीं करता। फिर जब आप लेते हो n इक्वल टू 2, तो 2 माइनस 1 1d, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब आप लेंगे 3 माइनस 1 2d, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। आप लेंगे 4, तो जब आप n की वैल्यू 4 लेंगे और 4 माइनस 1, तो बेटा ये बनेगा 3d 1 से 10, और ये क्या रहेगा? 4s2। तो अपने पास ये रहेगी जो पेनल्टीमेट शेल है, जिसके अंदर जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? एंट्री करेगा। इसके बाद आ जाते हैं बेटे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बेटा देखिए जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो इन बिटवीन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करती है। मीन्स हम ये कह सकते हैं भी एस ब्लॉक से ज्यादा है और पी ब्लॉक से इसकी जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी कम होगी। जैसे कि अगर एग्जांपल में हम देखें कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फर्स्ट फॉर्म है दे आर metals with high melting point and boiling point। भी ये ऐसी मेटल्स होती हैं जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? हाई होता है। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? दे आर फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब ये जो मेटल्स हैं बेटा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ के और क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब हम ये कह सकते हैं
जिसमें एक से ज्यादा मेटल बेटे जुड़ी हुई हो, और एक इसके अंदर हमारे पास जो है दूसरा कंपाउंड होगा जिसको हम लिगेंड्स कहते हैं। तो ये जब हम चैप्टर करेंगे 9 चैप्टर बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहां पता चलेगा भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन से होते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं भी जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं तो बेटा इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दे आर शो या एग्जिबिट they are exhibits several oxidation state. Several oxidation states मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो आप लेते हो आयरन, आयरन Fe2+ भी है और Fe3+ भी है। तो हम देख रहे हैं भी एक तो +2 होगी और एक इसमें क्या ले लिया आपने +3 ले ली। तो ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटे जो इसके अंदर हम देख रहे हैं। इसी तरह से फिर जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा इसके अंदर आता है वो ये है भी जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेचर के अंदर ये कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए भी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं। तो देखिए जिस ऑर्बिटल में हम ये सेकंड चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं, जिस ऑर्बिटल में जब एक इलेक्ट्रॉन हो या कह दीजिए अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बेटा उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक। और जो कंप्लीटली फील्ड होता है उसे हम नाम देते हैं किसका? डायमैग्नेटिक का। तो वो चीज है कि दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर के अंदर। इसके अलावा दे आर फॉर्म्ड कलर्ड कंपाउंड्स। भी ये ऐसे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं जिनको जब हम बर्न करते हैं तो बेटा वो हमें कुछ कलर शो करते हैं। इसीलिए हम इन्हें कह रहे हैं कि ये क्या करेंगे? कलर बनाते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये कलर कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। इसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द बेटे हमारे पास जो एलिमेंट्स है इसके अंदर वो ये कहते हैं भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। देखिए ये बात याद रखना कि जब डी ऑर्बिटल में 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जब +2 में जाएंगे तो वहां पर आपको एक चैप्टर पूरा मिलेगा डी और एफ ब्लॉक के ऊपर, जिन्हें हमें क्या करना है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बताना है। तो ये कहते हैं भी जो हमारे पास यहाँ पे रहेगा भी मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है बेटे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं वो? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए आप मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट ये ले सकते हैं। तो ये बेटे क्या रहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे डी ब्लॉक के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक। तो इस तरह से हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे बेटा किसके? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट है बेटे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट देखिए क्या होता है बेटा? द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एफ ऑर्बिटल्स। कहां? एफ ऑर्बिटल्स ऑफ देयर एटम्स। जो एटम्स का एफ ऑर्बिटल है उसमें वो एंट्री करेगा तो हम उसे क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसके अलावा इन दीज एलिमेंट्स जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा एडिड टू द थर्ड टू आउटर मोस्ट, जो तो थर्ड हमारी आउटर मोस्ट शेल है जिसको नाम दिया गया है एंटी पेनल्टीमेंट एनर्जी लेवल n-2f, इसके अंदर जाएगा। तो इसके बेस पे कहते हैं कि ये जो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं
ये बेटे कंसिस्ट करता है 2 सीरीज। जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें जो हमारी 4th, 5th और 6th बेटे ट्रांजिशन सीरीज होती है उसमें 14 एलिमेंट्स दोनों में जो है गायब हैं। तो उनको कहाँ रखा गया है? एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो उन्हें क्या नाम दिया गया है? फर्स्ट तो है बेटा लेंथेनॉइड सीरीज और सेकंड है यहाँ पे एक्टेनॉइड सीरीज। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि इनका जो बिहेवियर है वो डी ब्लॉक एलिमेंट से थोड़ा सा अलग था, इसलिए इनको अलग रखा गया। इसके बाद आ जाती है बात जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये है n-2 F1 to 14, n-1 G 0 to 1 और ns2। तो देखिए जैसा कि बेटे हमने पढ़ा भी जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें जो n-1 है इसको हमने क्या नाम दिया था? पेनल्टीमेट शेल का। और जो n-2 है इसको क्या नाम दिया? एंटी पेनल्टीमेट शेल। देखिए अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 - 1 कितना बनेगा बेटा? ये 3D बनेगा। n की वैल्यू 4 और यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 4। तो ये है बेटे 4 - 2 2f। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हम रखेंगे यहाँ पे 5। तो 5 रखोगे तो रखेंगे 4D, ये रखेगा 3f, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें रखनी पड़ेगी n की वैल्यू 6। तो जब n की वैल्यू 6 रखोगे ये बनेगा 5D और 6 - 2 4f। तो ये अपने पास आएगा 4f। तो इस तरह से जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसकी बेटा रहेगी। इसके बाद आ जाते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बेटा इसके सिंपल है। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए बेटा characteristics of F block। First है they are heavy metals। भी जो F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये सभी हैवी मेटल्स होती हैं। नंबर 2 they have हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। भी हमने कहा हैवी मेटल्स है तो सीधी सी बात है बेटा जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या रहेगा? हाई रहेगा। तीसरा पॉइंट दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी एक से ज्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो करते हैं। दे फॉर्म कलर्ड आयंस। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो बेटा ये क्या करते हैं? कलर्ड आयंस बनाते हैं, जो कि इसका 4th पॉइंट है। उसके बाद 5th पॉइंट में कहते हैं दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। भी इनमें टेंडेंसी होती है ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। और लास्ट बेटा इसमें रहेगा भी जो एक्टेनॉइड है वो रेडियो एक्टिव होता है नेचर में। तो जो एलिमेंट्स है आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। तो इसमें क्या कहा जाएगा? एक्टेनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। The elements
आफ्टर यूरेनियम, जो एलिमेंट्स है बेटे आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम, उनको हम क्या नाम देंगे? ट्रांस यूरेनियम का नाम देंगे, वो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो ये बेटे थे हमारे एफ ब्लॉक। तो आपने देखा भी जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें बेटे 4 ब्लॉक्स थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। उनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है और जो उनके करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में हमने यहां पर क्या किया? स्टडी किया। तो इसके बेस पे देखिए हमें बेटा ये पता चलता है भी जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, बाकी बेटे कुछ जो है उसमें वो क्या है? नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं। तो अगर इसमें हम क्लासिफिकेशन की बात करें भी जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं बेटे? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अगर हम यहां पे कहें भी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये देखिए 10th में भी बेटे आपने किया था, अब हम +1 में कर रहे हैं। जो 10th में था अपना मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर था, तो उसके बेस पे जो एलिमेंट्स हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, 3 प्रकार के होते हैं भी मेटल होते हैं, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, जिनमें हमने देखा भी जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो ज्यादातर क्या है बेटे? मेटल्स हैं। आप देखिए लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक एलिमेंट है, आफ्टर दैट डी ब्लॉक आ जाता है, और जो पी ब्लॉक है उसमें भी आपको इस तरह से एक जिग जैग लाइन मिलती है। तो इस जिग जैग लाइन के जो राइट साइड में है वो सभी बेटे क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं, जबकि जो हमारे लेफ्ट साइड में है बेटे वो सारे मेटल्स हैं। जबकि जो ये हमारी लाइन है इसके बॉर्डर लाइन में जो होते हैं, कहां पर? बॉर्डर लाइन पर, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? मेटलॉइड्स का नाम देते हैं। मींस वो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। तो ये इसके अंदर बेटे इसने अपने को बताया है। तो जो एडवांटेज रही लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की, अब वो भी आप लोगों को पता चल गई भी जो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी के थे उनको बेटा एक ही जगह पे रखा गया, जिससे हमें क्या बेनिफिट हुआ भी उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में हमें बहुत आसानी हुई। ठीक है, तो ये एडवांटेज रही इसमें भी। जो एलिमेंट थे जैसे आइसोटॉप्स थे उन एलिमेंट्स को रखा गया, या ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने देखा भी जो एलिमेंट है उनकी जो वैलेंसी है वो सेम होती है, या ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है। तो आज हम इतना करेंगे डिस्कस, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो इससे आगे के टॉपिक हैं वो रहेंगे बेटे जो अपने ट्रेंड्स आ जाते हैं भी। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं या टॉप टू बॉटम आते हैं तो पीरियोडिक टेबल में कुछ चेंजेस आते हैं, वो क्या चेंजेस है उनको कहा जाता है ट्रेंड्स। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।